वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार ऑर्डर देख लेते हैं कि हम लोग किस ऑर्डर में पढ़ रहे होंगे। ओके, हम लोग पर पेज पर पैराग्राफ पढ़ेंगे। हर पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज भी डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके बाद मैं आपको लिंक में एक पीडीएफ भी दूंगा जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस और जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप एक बार इस वीडियो से गो थ्रू हो जाओ और वो पीडीएफ देख लो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स परफेक्ट क्लियर हो जाएंगे, और बिलीव मी उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो अगर जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में एक इंट्रो दिया है छोटा सा, न्यूज़पेपर कटिंग, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है पास्ट के बारे में जान के हम लोग ये जान सकते हैं कि पहले के ज़माने में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनकी डेली एक्टिविटीज़ क्या क्या थी। जैसे कि फार्मिंग हो गया, फिर कल्टीवेशन हो गया, फिर उसके बाद हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया। मतलब उनकी डे टू डे लाइफ रूटीन में उन क्या क्या इंक्लूडेड था, ये सब चीज़ें हमें पास्ट के बारे में पढ़ने से पता चलती हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वेयर डिड पीपल लिव, मतलब लोग रहते कहाँ पे थे। सिंपल सा सवाल है। लोगों का सेटलमेंट जो था वो बेसिकली जितने स्टार्टिंग सेटलमेंट्स थे वो सारे किसी न किसी नदी के किनारे अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे अगर जब इस पैराग्राफ को गो थ्रू करते हैं तो हमें पता चलता है कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, जैसे गारो हिल्स हो गया, फिर सुलेमान हिल्स हो गया, फिर सेंट्रल इंडिया की बात की जाए तो विंध्यांचल हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे इंसानों का पहला सेटलमेंट चालू हुआ था। ओके, और उसके बाद सेटलमेंट चालू होने के बाद इंसानों ने और भी सारी प्रैक्टिसेस जैसे एनिमल रेयरिंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया, ये सब भी स्टार्ट कर दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे फिर आगे हमको एक मैप दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे गारो हिल्स हो गया, फिर विंध्यांचल हो गया, फिर कालीबार हो गया, सुलेमान हो गया, सारे यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हर एक एरिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। जैसे गारो हिल्स में ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर यहाँ पाकिस्तान वाले एरिया में हमारे पास इंडस रिवर है, सेंट्रल इंडिया में हमारे पास नर्मदा रिवर है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के अलोंग कोई ना कोई रिवर ही है। तो इसका बेसिक सा समझाने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पहली सेटलमेंट चालू हुई वहाँ पे कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट रिवर थी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया, द प्लेस वेयर द राइस वॉज फर्स्टली ग्रोन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है बट हमें पता होना चाहिए कहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती चालू हुई थी। नॉर्थ ऑफ विंध्यांचल, जो अब विंध्याचल कहलाता है, जो कि मध्य प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि जो सबसे पहली सिटीज़ अराउंड 4700 ईयर अगो, मतलब इतने साल पहले जो सबसे पहली सिटी बनना चालू हुई थी वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलोंग ही बनना चालू हुई थी। अगर हम इंडस रिवर देखें तो ये रही हमारे इंडस रिवर, तो यहीं पे सबसे पहला सेटलमेंट चालू हुआ था, जो कि हम कौन सा हुआ था वो हम आने वाले चैप्टर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चला कि करीब 2500 साल पहले भी गंगा के रिवर के अलोंग और उसके ट्रिब्यूटरीज के अलोंग भी सेटलमेंट चालू हुआ था। ओके, फिर यहाँ पे हमें एक चीज़ पूछी गई है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। यहाँ पे लोकेट करने के लिए कहा गया, लेकिन बट सोन जो है, सोन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो हमें याद हो जानी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमें एक बहुत ज़रूरी साम्राज्य के बारे में बताया गया, मगध, जो कि अब हम अगर अभी लोकेट करें तो पूरा बिहार है। और इसमें बताया गया है कि वो साउथ ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अगर हम गंगा देखें, गंगा वेस्ट गंगा, गंगा ये रहा, ये गंगा, इसके अलोंग ही इसके साउथ में, नॉर्थ में जितना एरिया था पूरा मगध था। और हमें ये यहाँ पे दिया गया कि मगध बहुत बड़ा राज्य था और मगध से काफ़ी पावरफुल किंग्स, मतलब बहुत बड़े बड़े राजा मिले हमें। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो पहले के ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी किया करते थे। अब नॉर्मल सा सवाल है, क्यों ट्रैवल करते थे? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स को एस्केप करने के लिए, यानी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उससे बचने के लिए एस्केप करते थे, और ट्रेडिंग के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, और फिर स्प्रेडिंग रिलीजन यानी अपना धर्म फैलाने के लिए, और कई कई बार कॉन्करिंग लैंड,
अपनी दूसरों की ज़मीन हथियाने के लिए भी। और बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, टू डिस्कवर न्यू लैंड, नई नई जगहों के बारे में खोज करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। ओके, इंडिया की भी डिस्कवरी ऐसे ही हुई थी। ओके, तो हमें यहाँ तक ये सारी बातें पता चलती हैं। जब हम आगे इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो ट्रैवलिंग थी वो इंसानों ने तो की, लेकिन वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े पहाड़, रिवर्स, रेगिस्तान ये सब पड़ते हैं, जो कि काफ़ी कब टफ होते हैं क्रॉस करने के लिए, बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने किया और इसका फ़ायदा भी हुआ, ह्यूमन सोसाइटी को ही इसका फ़ायदा हुआ। ओके, फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास नए नए मेथड्स आ गए कुकिंग के, इधर के लोग उधर गए, मेथड एक्सचेंज हुआ, नए नए मेथड बने, कुकिंग के नए मेथड आए, हंटिंग के नए नए मेथड आ गए। ओके, उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर के नए नए मेथड आ गए और फिर टेक्निक्स डेवलप हुई, तो ओवरऑल सोसाइटी डेवलप होने लग गई। ये एक बेसिक है, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, नेम ऑफ द लैंड। ओके, तो इसमें हमारे पास सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही दिया गया है। हम लोग आगे फॉरवर्ड चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में है ये नेम ऑफ द लैंड्स। ओके, नेम ऑफ द लैंड्स, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके दो नाम थे, पहला इंडिया जो अभी भी है, और दूसरा भारत, ये भी अभी यूज़ होता है। तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कहाँ से आया। जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स, जो ईरान से आते हैं वो ईरानियंस, एंड ग्रीक्स जो ग्रीक के देश से जो होते हैं, उन लोगों ने हमें इंडिया नाम दिया था। बेसिकली हुआ ये था, अगर मैं आपको मैप में ले चलूँ, मैप हमारा कहाँ है, ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर का जो ईस्ट वाला एरिया, मतलब ये पूरे एरिया को ईरानियंस और ग्रीक्स ने इंडिया नाम कहा था, इंडस रिवर के ईस्ट वाले एरिया को। ओके, सो इंडिया नाम कहाँ से है, ईरानियंस और ग्रीक ने दिया। कैसे दिया, इंडस रिवर के से दिया, और ईस्ट वाले पार्ट को पूरा इंडिया कहा गया था। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु नदी भी कहा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी संस्कृत में कहा जाता है। अभी हमारे पास जो दूसरा नाम आया था वो था भारत। ओके, भारत नाम जो है वो ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद एक हिंदू माइथोलॉजिकल बुक है, जिसके बारे में हम लोग आगे लिटरेचर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, भारत नाम ऋग्वेद से आया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग पास्ट के बारे में जाने कैसे। ओके, ये बहुत ज़रूरी भी है, जानने का मेथड क्या क्या है। सो इसमें बहुत सिंपल और इजी मेथड पहला तो है बुक्स रीड करना, कि आप बुक्स पढ़िए जिसमें पुरानी चीज़ों के बारे में दिया गया। लेकिन 200 साल पहले या फिर 2000 साल पहले ना कोई प्रिंटिंग प्रेस था, ना कोई राइटिंग की टेक्नोलॉजी थी। तो बेसिकली पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, पाम लीव्स पे या फिर बार्क ऑफ द ट्रीज, पाम लीव्स यानी ताड़ के पत्ते, बार्क ऑफ द ट्रीज मतलब पेड़ की जो चमड़ियाँ होती हैं उस पर लिखा करते थे। ओके, और ऐसी लिखावट को हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, अगर मैन्यूस्क्रिप्ट को तोड़ें तो मैन्यू मतलब हाथ से लिखा हुआ, और स्क्रिप्ट मतलब लिखावट, तो हाथ से लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, लेकिन इन सब चीज़ों का ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि ये समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय होते थे, क्योंकि सारे नेचुरल थे और 200-2000 साल तक नहीं टिक पाएंगे ये लोग, ये इसका ड्रॉबैक था। लेकिन कई चीज़ें हमें ये भी मिली है कि वो लोग टिके हैं, कई बार टिके हैं। ओके, ये काफ़ी सही चीज़ है। तो फिर मेन चीज़ ये है कि हमें इन सब का यूज़ क्या है, इन सब का मतलब क्या निकलता है, हमें मिल तो गया लेकिन इसका करेंगे क्या। देखिए, इसका सिंपल सा चीज़ ये है कि हम लोग इन सब चीज़ों से हमें उस ज़माने के आदमी के दिमाग में क्या चलता था ये पता लग सकता है। जैसे उसके दिमाग में धर्म को लेके क्या क्या था, चीज़ें थी, रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, उस समय की सोसाइटी समाज कैसा था। ओके, उस समय सोसाइटी में राजा था, किंग था, उसकी लाइफ कैसी थी। फिर उस समय मेडिसिन्स हो गया, साइंस हो गया, कितना आगे था, कितना पीछे था, किंगडम्स हो गए। फिर जो इम्पोर्टेंट वॉर्स थे वो कब हुए, किसके बीच में हुए, सब पता चलता है हमें। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि ये जो हमारे लिखावट जो मिलती है वो बेसिकली 3 लैंग्वेजेस में मिलती है। पहला संस्कृत, दूसरा प्राकृत और तीसरा तमिल। ये 3 लैंग्वेज में ही हमें लिखावटें मिलती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊँ तो कुरेदना। ठीक है, आज भी आपने देखा होगा लोग मॉन्यूमेंट्स पे जाके कुरेदते हैं, जो बहुत गलत है। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता था, जो पहले के जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े किंग्स या फिर रूलर्स होते थे, वो अपने विक्ट्रीज़ को, अपनी जीत को, या फिर अपने साम्राज्य के बारे में, या फिर कोई इम्पोर्टेंट लॉ या फिर रूल को स्टोन्स पे या फिर मेटल सर्फेसिस पे लिखवा दिया करते थे। ओके, ये सिर्फ किंग्स करते थे। तो इसका फ़ायदा ये होता था कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं, ये इनका फ़ायदा था। और इसका फ़ायदा आज भी हमें भी होता है, क्योंकि आज भी हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, और जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है, उनके बारे में पढ़ता है और इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उससे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट।
आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे टर्म दिया हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट तो आपको पता है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएँ तो वही है, वो व्यक्ति है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाके इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे स्टोन्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, सिक्के, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके हिस्ट्री के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, वो होता है हमारा आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, सिंपल है, बेसिक है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई हैं। ये इमेज पॉट की है, फिर ये मेटल्स हैं 4700 ईयर अगो। इतने पुरानी हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, इन सब के बारे में हमें लाइफस्टाइल पता चलता है बेसिकली। फिर आगे चलते हैं। यहाँ दिया है कि कुछ हमें एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं, ताकि इससे हमें पता चलता है कि लोग उस समय क्या खाते थे, ये सब। फिर आगे यहाँ टर्म्स दिया हिस्टोरियंस। ओके, अब एक चीज़ है हिस्टोरियंस में और आपका ये जो होते हैं हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं, स्टडी करते हैं और तब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो साइट्स पे नहीं जाते हैं, वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को गैदर करके पढ़ते हैं हिस्ट्री को, और उसको एवेलुएट करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। वन, पास्ट और मैनी। ओके, अब देखो, पास्ट तो किसी का भी हो सकता है, एक प्रिविलेज्ड आदमी का ही पास्ट हो सकता है और एक कॉमन आदमी का भी पास्ट हो सकता है। प्रिविलेज्ड पर्सन यानी कि किंग, जो राजा, रूलर्स, और कॉमन पर्सन यानी कि जो लोग अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिजी जैसे हंटिंग, फिशिंग। तो फिर अगर हम प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में बात करें तो फिर उन लोग का पास्ट के बारे में वो लोग लिखवा लिया करते थे, इंस्क्रिप्शंस में लिखवा लिया करते थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो लोग स्टोन्स पे लिखवा लेते थे, अपने मेटल सर्फेसेस पे लिखवा लेते थे। तो इन सब के पास जाने में आसानी होता है क्योंकि हमें मिलते रहते हैं ये सारी चीज़ें। वहीं लेकिन कॉमन पर्सन, उन लोग के बारे में कहीं पे भी कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं होता है, तो इसलिए उनकी हिस्ट्री जानने में थोड़ी तकलीफ़ें जाती हैं। तभी जितने आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाते हैं। तो पास्ट बेसिकली दो किसी का भी हो सकता है, एक उनका जो प्रिविलेज्ड है जैसे कि किंग्स, रूलर्स, और एक उनका जो अनप्रिविलेज्ड है, कॉमन पीपल, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, उन लोग का पास्ट जानने में दिक्कत होती है। तो बेसिकली हमें ये पता चलता है। आगे चलते हैं। व्हाट डू डेट मीन्स, तारीख क्या होती है। अभी देखिए, तारीख, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इट्स स्टार्टिंग, तो हमें डेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज का समय अगर हम कोई डेट देखें 2021, 22 और 20, ये इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए ब्रिटिशर्स ने या फिर जो फॉरेन जो इंटरनेशनल बॉडी, उन लोगों ने एक डेट, एक टाइमलाइन बना रखी है। बर्थ ऑफ जीसस। ओके, जो जीसस क्राइस्ट थे वो कौन थे? सबसे पहले माना जाता है कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी को चालू किया है। ओके, सो बर्थ ऑफ क्राइस्ट को एक रेफरेंस लाइन मान लिया गया है। ओके, तो कुछ चीज़ें क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई हैं और कुछ चीज़ें क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुई हैं। ओके, जो चीज़ उनके बर्थ के बाद हुई है उनको बीसी, मतलब जो चीज़, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, उनकी बर्थ के जो पहले हुई हैं वो बीसी कहलाता है, और जो उनके बर्थ के बाद हुई हैं वो कहलाता है आपका एडी, एनो डोमिनी। जैसे 2020 है अभी, तो फिर मतलब 2020 साल क्राइस्ट के बर्थ के बाद। ओके, और अगर हम इसको ही पहले लिखना चाह रहे थे, मतलब 2 साल पहले, तो 2 BC लिख देंगे, मतलब 2 साल क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो ये बेसिक है, जानना बहुत ज़रूरी है। आगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि हम लोग एडी मतलब एनो डोमिनी एडी को ही हम लोग सीई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन एरा, मतलब जो अभी का समय, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद को कॉमन एरा भी कहते हैं, सीई, और क्राइस्ट के बर्थ के पहले के वाले टाइम को बीसीई भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो सब इंग्लिश का खेल है, बाकी सब इट्स अ कॉमन थिंग, बराबर वाली चीज़ है। आगे चलते हैं तो यहाँ दिया है एल्सवेयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इससे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है, एक टर्म है डेसीफेरमेंट क्या होता है? देखिए, जो हमको जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी के लैंग्वेज में लिखे हुए हों, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। 2000 साल पहले कौन सी लैंग्वेज थी किसको पता है। तो एक मेथड होता है जिससे हम लोग पुरानी लैंग्वेजेस जिसमें इंस्क्राइब्ड है उसको अभी के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। उस मेथड को बोलते हैं हम लोग डेसीफॉर्मेट। ओके, डेसीफॉर्मेट ये बेसिकली एक डिकोडिंग का मेथड है जिससे हम लोग जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसको अभी के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझते हैं कि क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म का मतलब जानना। फिर आगे हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा केस दिया गया है नॉर्थ अफ्रीका में, जहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले थे 3 लैंग्वेजेस में जो जुड़े हुए थे।
तो उनको उन लोगों ने डिकोड किया था। इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर। ओके, लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैच द कॉलम है। अगर आपने मेरी वर्डिंग सुनी है तो आपको तुरंत बन जाएगा ये। नर्मदा वैली, अर्ली एग्रीकल्चर। यहाँ नर्मदा में वैली में ये विंध्याचल वाला एरिया, हम लोग कहा था विंध्याचल से नर्मदा कनेक्टेड है। तो सबसे पहले राइस कल्टीवेट हुआ था यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। मगध बहुत बड़ा किंग था, बहुत बड़े बड़े किंगडम था, बहुत बड़े बड़े किंग आए थे। गारो हिल्स, हंटिंग एंड गैदरिंग, ये भी पढ़ाया था। फिर गंगा वैली, 2500 साल पहले सिटीज़ बने थे यहाँ पे। फिर उसके बाद इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, फर्स्ट सिटी, सबसे पहले सिटीज़ यहीं थी। ये तो बहुत ईजी है। फिर लिस्ट द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली जो थे आपके हाथ से लिखे जाते थे, पाम ट्रीज, ताड़ के पत्तों पे और बार्क ऑफ द ट्रीज पे लिखे जाते थे। और जो इंस्क्रिप्शंस थे वो स्टोन पे या फिर मेटल सर्फेसेस पे लिखे जाते थे, और ये बेसिकली किंग्स, राजा महाराजा ही लिखवाया करते थे। ये तो हमारा न्यूज़पेपर कटिंग का छोटा नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। ओके, मतलब क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, बोन्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, टूल्स, सिक्के, कॉइन्स, ये सब मिल सकते हैं। ये सब बेसिक से क्वेश्चन है। ओके, ये सब हमको खुद ट्राई करनी चाहिए पहले। फिर वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। देखिए उन लोग के पास क्योंकि उस वक्त प्रिविलेज नहीं था, उतने सादा, वो लोग के पास उतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो इंस्क्राइब कर सके अपनी चीज़ों के बारे में। वो लोग बेसिकली अपने डे टू डे लाइफ में बिजी थे, तभी उनके बारे में नहीं हुआ। ओके, फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं आपको पीडीएफ में इसके सारे सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समरी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप एक बार इस वीडियो को गो थ्रू करें और उसको गो थ्रू करें, बिलीव मी आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी में कहते हैं कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे लिंक में पीडीएफ है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लाइक कर देना यार, इट गिव्स मी मोटिवेशन।